नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की महत्वपूर्ण खबर के साथ। कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। तो कोरोना के बढ़ते केसेस और ओमिक्रॉन की चिंता के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, दिसंबर तक सभी को दोनों डोज लगवाने का लक्ष्य इस बैठक के दौरान तय किया गया है। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। क्या कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था के लिहाज से की जा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि संभव हाल में मध्य प्रदेश में तमाम लोगों को दिसंबर तक दोनों डोज लगवा दिए जाएं, यह लक्ष्य भी तय किया गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर स्टूडेंट्स को बधाई दी। सीएम ने कहा कि विद्यार्थी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें और सफलता हासिल करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये मैसेज साझा किया है। तमाम विद्यार्थियों को उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि सुविधा के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी यानी RGPV ऑफलाइन की जगह तमाम परीक्षाएं ऑनलाइन लेगा। विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और भविष्य में सफलता हासिल करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में एक और बैठक की और इस बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों पर खासे नाराज नजर आए। ये बैठक स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ हुई थी। इस बैठक में अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्मार्ट सिटी के CCTV कैमरे तक बंद पड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हर सोमवार को स्मार्ट सिटी का रिव्यू करने का निर्देश दिया। सीएम शिवराज 10 दिसंबर को सागर भी रवाना होंगे। इसके बाद जनवरी फरवरी में भी वो कई ऐसे शहरों का दौरा करेंगे जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का हर सोमवार को रिव्यू करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठकें होंगी। चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में दो राजघरानों की सियासी जंग अब हाइट पर पहुंच गई है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बयानबाजी का लोग सीधा सीधा यही मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन विश्लेषक इसे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब अदावत खुलकर, मुकाबला होगा डटकर, एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी, तीखी हो गई बयानबाजी। दिग्विजय सिंह की सक्रियता और सिंधिया की जवाबी प्रतिक्रिया अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से सियासी अदावत खुलकर सामने दिखने लगी है। पहले सुनिए बयान। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती। मोदी 50 साल हो गए राजनीति। अरे सरकार बदलते देखो, दलाल बदलते नहीं देखे हमने। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूँगा। उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे
और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे, गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय। दो राजघरानों की सियासी अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। वैसे इसकी झलक 4 दिसंबर को राघोगढ़ में भी नजर आई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस नेता हिरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए और यहीं से सिंधिया ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। हालांकि उस वक्त भी दिग्गी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। जब बीज बोया जाता है, उस बीज को पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तभी वो बीज वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वो वट वृक्ष स्वतः ही अपने जड़ को काटने लगे तो वो समय दूर नहीं, जहां अगर नींव खोखली हो जाए तो वह वट वृक्ष बाकी नहीं रहेगा। जनता के साथ नहीं और सत्ता के साथ रहना चाहता है, बुझाए ऐसा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस बयानबाजी के बाद रविवार को विदिशा के लटेरी में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को गद्दार कहकर संबोधित किया, तो जवाब में सिंधिया दिग्गी को कई बार बुजुर्ग कहकर उनकी सोच, भाषा पर सवाल उठाते दिखे। अब सवाल यह है कि एक दूसरे के गढ़ में सक्रियता बढ़ाकर राजा और महाराजा ने अपनी अपनी लाइन बढ़ाने की सोच ली है। दोनों के बीच बढ़ रही बयानबाजी का क्या यह भी मतलब है कि 2018 की तरह सिंधिया ही 2023 के चुनाव में भी निशाने पर रहेंगे? फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब सिंधिया बीजेपी के निशाने पर थे, अब वो कांग्रेस के टारगेट पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश बीजेपी खुद को हर मोर्चे पर मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी अपने नेताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय करने की योजना बना रही है। इसके लिए तेलंगाना के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, ताकि सभी वरिष्ठ नेताओं की मॉनिटरिंग कर उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव किया जाए। मैदान के साथ साथ अब बीजेपी अपने नेताओं को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी तेलंगाना फार्मूले पर काम कर रही है। इस फार्मूले के तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा जिसके जरिए रोजाना नेताओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन कितना एक्टिव है और किस नेता के कितने फॉलोअर हैं। अभी की स्थिति देखें तो ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, जिनके 2,54,000 फॉलोअर हैं, जबकि संगठन मंत्री सुहास भगत के 1,73,000, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के 63,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार 6,500, महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नरोलिया के 1,504, किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह के 1,905 फॉलोअर्स और अनुसूचित जाति मोर्चा के कैलाश जाटव के 407 फॉलोअर्स हैं। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हों ताकि पार्टी की विचारधारा को लोग समझ सकें। बीजेपी का मानना है कि समय के साथ चलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। 11 करोड़ सदस्य संख्या वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में बहुत सारी जो हमारी सदस्य संख्या सोशल मीडिया के आधार पर है और सोशल मीडिया के वर्चुअल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोग प्राप्त करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सोशल मीडिया के मामले में बहुत सशक्त है और साथ साथ हम ये भी सतत प्रयास करते हैं कि क्या और नई गति और प्रगति का समावेश किया जाए, जिससे सोशल मीडिया जो आज के दौर का एक राजनीति का संचार का एक सशक्त माध्यम है, उससे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के आगे कांग्रेस है, लिहाजा बीजेपी के प्लान को लेकर कांग्रेस तंज भी कस रही है। जिन्होंने समाज का सामाजिक ताना बाना खत्म कर दिया हो, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की सुध नहीं रहते, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना जनता के बीच सफल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और सोशल मीडिया के हमारे प्रमुख अभय तिवारी को। उन्होंने बहुत अच्छा दृढ़ता से काम किया और देश का सर्वोच्च स्थान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया को पहुंचा दिया। दौर सोशल मीडिया का है। हर पार्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को सक्रिय रखना चाहती है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है और पार्टी ने कहीं ना कहीं इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समय के साथ अपने आप को बदलना जानती है। बात सोशल मीडिया की है, लिहाजा ध्यान इस पर है। लेकिन बड़ी बात यही, क्या मॉनिटरिंग करने से जमीन पर छवि सुधर जाएगी? भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बार फिर एक बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि जीवन की आखिरी घड़ी तक राजनीति करती रहूंगी। मैंने अपनी उम्र की कोई सीमा तय नहीं की है। 75 साल भी नहीं, 85 साल तक भी जीऊंगी तो भी राजनीति करूंगी। बस मैंने ये 5 साल गंगा के लिए निकाल लिए हैं। टीकमगढ़ में अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी निजी आस्था है कि मथुरा और काशी का निदान होना चाहिए, लेकिन उसमें अभियान होना है या नहीं होना है, ये तो पार्टी के फोरम पर तय होगा। इस मौके पर उमा भारती ने कांग्रेस को भी जमकर कोसा। तक मैं राजनीति करूंगी। मैंने अपनी उम्र की कोई सीमा तय नहीं की, 75 साल भी नहीं तय की। मैं 85 साल तक भी जीऊंगी तो राजनीति करूंगी। बस ये 5 साल मैंने गंगा के लिए निकाल लिए हैं, अलग कर लिए। मेरी निजी आस्था है कि मथुरा और काशी का निदान होना चाहिए, लेकिन उसमें अभियान होना है कि नहीं होना है, ये तो पार्टी के फोरम पर तय होगा या विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो अन्य संगठन हैं उनके फोरम पर तय होगा। और उसमें जब वो मुझे कहेंगे, जितना कहेंगे उतनी भागीदारी करूँगी। आस्था की दृष्टि से तो मैं मानती हूँ कि मथुरा और काशी का निदान होना चाहिए और जीवन की आखिरी घड़ी तक मैं राजनीति करूँगी। मैंने अपनी उम्र की कोई सीमा तय नहीं की, 75 साल भी नहीं तय की। मैं 85 साल तक भी जीऊंगी तो राजनीति करूँगी। बस ये 5 साल मैंने गंगा के लिए निकाल लिए हैं, अलग कर लिए। मेरी निजी आस्था है कि मथुरा और काशी का निदान होना चाहिए, लेकिन उसमें अभियान होना है कि नहीं होना है, ये तो पार्टी के फोरम पर तय होगा या विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो अन्य संगठन हैं उनके फोरम पर तय होगा। और उसमें जब वो मुझे कहेंगे, जितना कहेंगे उतनी भागीदारी करूँगी। आस्था की दृष्टि से तो मैं मानती हूँ कि मथुरा और काशी का निदान होना चाहिए। खबर अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार अपने आप को एकजुट करने की कवायद में जुटी बीजेपी के लिए गुटबाजी हर चुनाव में समस्या बनकर सामने आ रही है। इस बार के निकाय चुनाव में भी पार्टी की अंतरकला जीत में रोड़े साबित हो सकती है। जगह जगह टिकट वितरण के बाद पार्टी में असंतोष उपजा है। तो क्या ये गुटबाजी निकाय चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी के कार्यालय की हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सत्ता से विदाई क्या हुई, गाहे बगाहे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अंतर्विरोध ऐसी बैठकों में सामने आ ही जाता है। फिलहाल प्रदेश में निकाय चुनाव है और इन चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट बांटने में कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे ने बीजेपी को परेशान कर रखा है। वहीं कुछ नेताओं ने नाराजगी के चलते चुनाव से दूरी बना ली है। 65 वार्ड से पहले से ही मुझे बोला गया था कि काम करो और आपको टिकट देंगे करके, और उसके बाद अभी जो है टिकट काट के एक घरेलू महिला जो ना वो सदस्य है ना वो ये है सक्रिय सदस्य है, कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी की मेंबर भी नहीं है, वैसे लोग को दे दिया। हाँ, हम लोग के साथ तमाशा करे। मैं 31 साल पुरानी कैंडिडेट हूँ, माननीय मोदी जी को नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं इन लोग के साथ लड़ाई कर रही हूँ। और नाराज हैं, कुछ लोगों को उम्मीद थी टिकट मिलने की और उन लोगों को टिकट, सबको टिकट देना संभव नहीं था, तो उनको भी टिकट नहीं मिल पाया, तो उनसे बातचीत करके उनको समझाइश दिया जाएगा। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सब मान जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बीजेपी में टिकट को लेकर चल रही खींचतान पर कांग्रेस चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बड़े नाम और दाम वालों को टिकट देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बीजेपी में इस तरह की लड़ाइयों को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दूर क्यों है? जो 15 साल सरकार में रहने के बाद उनका संगठन और मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आज जो सच्चाई को डॉक्टर रमन सिंह जी भी स्वीकार कर रहे हैं। पिछले 15 साल से कांग्रेस जिस गुटबाजी की समस्या से जूझती रही है, वो इस बार कांग्रेस के बजाय बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जहां एक और कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी के स्वर ना के बराबर रहे, वहीं बीजेपी में सिरफटौल ने नेताओं का सिरदर्द बढ़ा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
और अब बात एमपी की, जहां की 4 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस अब भी आपसी खींचतान और अपनी ही उलझनों से निकल नहीं पाई है। पंचायत चुनाव को लेकर नेताओं में आपसी समन्वय की कमी तो कम से कम यही इशारा कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव पर कांग्रेस में पंचायत, विरोध की अपनी अपनी राह, कोर्ट जाने पर अलग अलग बयान। चुनाव पर कांग्रेस में क्यों उलझन? एमपी में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव रोकने हाईकोर्ट जाएंगे, कुछ नेताओं ने कहा हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, चुनाव का सामना करेंगे। सोमवार को मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने कहा, उम्मीदवारों के अधिकारों का सरकार ने हनन किया है, हाईकोर्ट जाएंगे और इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील विवेक तनखा करेंगे। इसके बाद खबर आई कि विवेक तनखा की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उधर थोड़ी देर बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि सैयद जाफर ने पार्टी की तरफ से कहा ये उन्हें मालूम नहीं, वो भी पंचायत सदस्य हैं, वे कोर्ट जाएंगे तो मदद करेंगे। पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्यवाही को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे। तो कहीं न कहीं सबको इस बात का कष्ट है, पर जो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सबके साथ है और जो हमारे संविधान में उल्लेख है जिन तथ्यों का, उसके तहत चुनाव हो तो हम लोग सबकी मदद करेंगे। अलग अलग बयानों से ये लगता है कि कांग्रेस में पार्टी लाइन शायद तय नहीं है, नेताओं में आपस में समन्वय भी नहीं दिखता। इस उलझन पर सत्ताधारी दल बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का फिर मौका मिल गया। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा? जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। जनता से जिसको लाभ मिल सके इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव की तिथियों की उन्होंने घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव कराने को लेकर सरकार पर कोर्ट का दबाव था और फिर कांग्रेस भी लगातार चुनाव कराने की मांग करती रही है, लेकिन जब इसका ऐलान कर दिया गया तो कांग्रेस को आपत्ति है। आपत्ति भी ऐसी उलझन भरी कि एक नेता कुछ कहता है, दूसरा कुछ। यदि कांग्रेस को आरक्षण समेत कुछ मुद्दों पर दिक्कत है तो खुलकर क्यों नहीं कहती, कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती और सरकार को आईना क्यों नहीं दिखाती? आकाश शर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सक्रिय हैं। पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस का दावा है कि सभी जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और विधायक मैदान में हैं, तो बीजेपी कुछ और मानती है और कांग्रेस के दावों को वो खोखला बता रही है। विधानसभा उपचुनाव के बाद अब गांव सरकार के लिए पार्टियां जद्दोजहद करने में जुट गई हैं। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के पहले ही जनजागरण यात्रा के जरिए कांग्रेस जमीन तैयार करने में लगी थी और अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कांग्रेस ने तैयारियों को और गति दे दी है। कांग्रेस का दावा है कि सभी जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। देखिए, पंचायत में एक छोटा कार्यकर्ता सरपंच के और जिला पंचायत में लड़ता है और ये लोग जो वहाँ सक्रिय होते हैं उन्हीं को विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे ग्रामीण के हैं वो समन्वय करके वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कोई सिंबल से चुनाव होता नहीं। दूसरा, आज की तारीख में जिस तरह से किसान परेशान है, कमलनाथ जी की सरकार थी, किसानों का ऋण माफ़ हुआ, बिजली के बिल आधे किए गए,
खाद की कभी कमी नहीं थी, आज खाद की कमी है, डीजल महंगा हो गया है, आज उनको बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, त्रस्त है। 700 किसानों की जान वहाँ चली गई, धरने बैठे थे बॉर्डर पे। 1 साल हो गया है, वो 3 काले कानून ले आए, तो पूरी तरह से दबा हुआ है, त्रस्त है किसान और ग्रामीण आदमी। वो सबक सिखाएगा इन चुनावों में, इसलिए हम तैयार हैं। नूरी खान कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी को ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में ही कांग्रेस का दावा कुछ ऐसा ही था, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। देखिए, कांग्रेस करते रहे। कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही थी, उसके बाद में फिर अभी उपचुनाव 28 विधानसभा के हुए तब भी कर रही थी, और अभी ये 3 विधानसभा 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए तब भी तैयारी कर रही थी। कहाँ गए? उनकी सीटें भी खो दी उन्होंने। तो ये सब नौटंकी हैं, केवल ये टोटकेबाजी है। कांग्रेस से कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस से लोग हताश और निराश बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी योजना करके, जनपद जिला का मामला हो या कोई अन्य स्तर का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में इन चुनाव में भी अपने कार्यकर्ताओं को विजय दिलाएगी। पंचायत चुनाव का प्रदेश में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो चुनावी जंग भी शुरू हो गई है। तैयारियां दोनों तरफ से हैं, दावे भी हैं, लेकिन अभी वक्त भी बहुत है। लेकिन यह भी तय है कि हर गली मोहल्ले तक चुनावी घमासान जमकर देखने को मिलेगा। सूरज शर्मा, मंज़िल न्यूज़, भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में 56 दुकान पर एक अलग अंदाज में नजर आए। मंत्री तुलसी सिलावट यहां खान पान और चाय का लुत्फ उठाते हुए दिखे। वहीं लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। इस दौरान बंसल न्यूज़ ने उनसे खास बातचीत की तो मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। पंचायत चुनाव की बारी है। हाल ही में जो है आप बड़े कार्यक्रम से निपटे। यहाँ से अगर बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके का कार्यक्रम इंदौर में हुआ, और अब पंचायत चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप जानते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यक्रम अद्भुत और ऐतिहासिक होते हैं। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। रही पंचायत चुनाव की बात, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं और भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती, हर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहती है। रही आपने पंचायत चुनाव की बात की, वो मैंने कहा दलीय आधार पर नहीं होते हैं। और मध्य प्रदेश में चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। चलिए, इस खास बातचीत के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।